नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज पर गहराई से चर्चा करेंगे। ये दस्तावेज है भारतीय न्याय संहिता 2023 या बीएनएस। ये वो नया कानून है जिसने, आप समझिए, 150 साल पुरानी आईपीसी को पूरी तरह से बदल दिया है। तो आज हम इसी नए रूल बुक के पहले अध्याय को खंगालेंगे। हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि ये नया कानून आखिर है क्या, ये किस पर और कहाँ लागू होता है, और इसमें ऐसे कौन से बदलाव हैं जो हम सब पर असर डाल सकते हैं। हमारे जो स्रोत हैं वे उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी के लिए लिखी गई मूल विधि किताब से हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बीएनएस सिर्फ कुछ धाराओं का हेरफेर नहीं है। यस। ये भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को एक नई दिशा देने की कोशिश है। 1 जुलाई 2024 से ये लागू भी हो गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस नए खेल के नए नियम आखिर हैं क्या? सही कहा, नए खेल के नए नियम। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। ये नया कानून, ये बीएनएस, आखिर लागू किस किस पर होता है? क्या ये सिर्फ हम भारतीय नागरिकों के लिए है? ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि इसका जवाब ही इस कानून की असली ताकत दिखाता है। सबसे पहले तो ये भारत की सीमाओं के अंदर मौजूद हर एक व्यक्ति पर लागू होता है। हर एक व्यक्ति? हर एक व्यक्ति, हाँ। चाहे वो भारत का नागरिक हो या कोई विदेशी पर्यटक जो यहाँ घूमने आया हो या कोई विदेशी जो यहाँ काम कर रहा हो। अगर अपराध भारत की जमीन पर हुआ है तो सजा बीएनएस के तहत ही मिलेगी। ठीक है, भारत की सीमाओं के अंदर। लेकिन कानून की नजर में ये सीमाएं हैं कहाँ तक? मेरा मतलब जमीन तो ठीक है, पर पानी और हवा का क्या? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर एक बहुत बड़ा और रणनीतिक बदलाव किया गया है। बीएनएस के तहत भारत की जो समुद्री सीमा है वो अब तट से 12 नॉटिकल मील तक मानी जाती है। 12 नॉटिकल मील? पहले तो ये काफी कम थी ना? जी, पहले यह सिर्फ 3 नॉटिकल मील थी। अरे, ये तो 4 गुना ज्यादा हो गया। पर ये सिर्फ एक नंबर का बदलाव है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? इसका बहुत गहरा मतलब है। ये सिर्फ एक नंबर का बदलाव नहीं है। समुद्री सीमा को 3 से 12 नॉटिकल मील तक बढ़ाना असल में समुद्र में भारत के कानूनी अधिकार क्षेत्र को बहुत बड़ा कर देता है। इसका सीधा असर हमारी समुद्री सुरक्षा, तस्करी रोकने और यहाँ तक कि उन समुद्री संसाधनों पर भारत के दावे पर भी पड़ता है। तो ये एक बड़ा रणनीतिक कदम है जिसे कानून का हिस्सा बनाया गया। वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। और अगर कोई अपराध हवा में हो, किसी प्लेन में? अगर कोई भी जहाज या विमान भारत में रजिस्टर्ड है तो उस पर सवार कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्लेन उस वक्त अमेरिका के ऊपर उड़ रहा हो या अटलांटिक महासागर के ऊपर, कहीं भी हो, कहीं भी, अगर वो कोई अपराध करता है तो उस पर बीएनएस के तहत ही कार्रवाई होगी। कमाल है। मतलब कानून का दायरा भारत की सीमाओं के पार भी जाता है। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में जाकर कोई अपराध करे तब क्या होगा? यहाँ यह कानून और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इसे यूं समझिए कि बीएनएस भारतीय नागरिक के लिए एक कानूनी पासपोर्ट की तरह काम करता है। कानूनी पासपोर्ट? हाँ, आप दुनिया में कहीं भी जाएं, ये कानून आपके साथ चलता है। अगर आप फ्रांस में कोई ऐसा काम करते हैं जो बीएनएस के तहत अपराध है, तो भारत लौटने पर आप पर यहीं के कानून के हिसाब से मुकदमा चलाया जा सकता है। एक मिनट, ये सुनने में तो बहुत व्यापक लगता है, पर इसे लागू कैसे किया जाता होगा? मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश में कुछ ऐसा करता है जो वहां अपराध नहीं माना जाता लेकिन भारत में है, तब क्या होगा? क्या 2 देशों के कानूनों में टकराव की स्थिति नहीं बनेगी? यह एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। देखिए, कानूनन बीएनएस लागू होगा। हाँ, व्यवहार में इस लागू करना, सबूत इकट्ठा करना, यह सब कूटनीतिक और कानूनी प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। लेकिन बीएनएस भारत को यह अधिकार देता है कि वह अपने नागरिक पर अपने कानून लागू करे, और ये सिर्फ भारतीयों तक सीमित नहीं है। अच्छा। और एक बात मैंने स्रोतों में देखी जो आज के जमाने के लिए बहुत जरूरी लगती है, साइबर क्राइम के बारे में। बिल्कुल, ये इस कानून का सबसे आधुनिक पहलू है। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश में बैठा हो, भारत में मौजूद किसी कंप्यूटर, सर्वर या नेटवर्क को निशाना बनाकर कोई अपराध करता है, जैसे हैकिंग या डेटा चोरी, हाँ बिल्कुल, तो उस पर भी बीएनएस के तहत ही मुकदमा चलेगा। ये दिखाता है कि कानून अब डिजिटल सीमाओं को भी पहचान रहा है। ठीक है, तो हमें ये समझ आ गया है कि इस कानून की पहुंच बहुत लंबी और गहरी है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी है जिस पर यह कानून लागू नहीं होता? क्या किसी के पास गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड जैसा कुछ है? गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड तो नहीं, लेकिन हाँ,
कुछ अपवाद जरूर हैं। बीएनएस उन मामलों में लागू नहीं होती जहां किसी खास समूह के लिए पहले से कोई विशेष कानून मौजूद है। जैसे सेना के जवानों के लिए आर्मी एक्ट है। अगर वे कोई अपराध करते हैं तो उन पर बीएनएस के बजाय उनके अपने कानून के तहत कार्रवाई होती है। और कुछ खास पदों पर बैठे लोगों के बारे में क्या, जैसे राष्ट्रपति या गवर्नर? हाँ, कुछ व्यक्तियों को पद पर रहते हुए कानूनी कार्रवाई से छूट मिली हुई है। भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों पर उनके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये छूट उन्हें संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत मिलती है, ताकि वे बिना किसी दबाव के अपना काम कर सकें। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे दूसरे देशों के राजदूत जो भारत में रहते हैं? सही सवाल। विदेशी संप्रभु, जैसे किसी देश के दौरे पर आए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, और भारत में तैनात दूसरे देशों के राजनयिक मतलब डिप्लोमैट्स को भी इस कानून से छूट मिलती है। इसे डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी कहते हैं। कर दे तो क्या वो बस ऐसे ही छूट जाता है? नहीं, वो छूटता नहीं है। बस उस पर बीएनएस के तहत हमारे कोर्ट में केस नहीं चलता। उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से डील किया जाता है। देश उसे वापस बुला सकता है या उसकी छूट रद्द कर सकता है, लेकिन प्रक्रिया अलग होती है। समझ गए। तो हमें ये पता चल गया कि कानून किस पर और कहाँ लागू होता है, लेकिन कानून की असली ताकत तो उसके शब्दों में होती है। मैंने स्रोतों में देखा कि दस्तावेज या क्षति जैसे आम शब्दों के भी कानून में बहुत खास मतलब है। ये जानना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, कानून में हर शब्द का वजन होता है। चलिए कुछ अहम परिभाषाओं को देखते हैं जो बीएनएस में दी गई हैं। जैसे बालक यानी चाइल्ड की परिभाषा। अब साफ कर दिया गया है कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति बालक माना जाएगा। एक और शब्द है कूटकरण यानी काउंटरफीट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है धोखाधड़ी के इरादे से एक चीज की नकल करके दूसरी चीज बनाना। और दिलचस्प बात यह है कि नकल का हूबहू होना यानी एकदम परफेक्ट कॉपी होना जरूरी नहीं है। अगर वो चीज इतनी मिलती जुलती है कि किसी को धोखा दिया जा सके तो वो अपराध है। मतलब अगर कोई नकली गुच्ची का बैग बेच रहा है जो बस असली जैसा लगता है, तो वो भी इस दायरे में आ जाएगा। बिल्कुल, अगर धोखा देने का इरादा है तो वो कूटकरण माना जाएगा। अब आते हैं सबसे अहम परिभाषा पर, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट। हाँ, ये जरूर जानना चाहूंगी। कानून की नजर में दस्तावेज सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है। कोई भी ऐसी चीज जिस पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों से कुछ लिखा गया हो, वो दस्तावेज है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इसमें हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। अरे वाह, मतलब मेरे फोन पर भेजा गया एक व्हाट्सएप मैसेज या कोई ईमेल भी कानूनी तौर पर एक दस्तावेज माना जा सकता है। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। आपने सही समझा, अगर उसे अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है तो वो एक दस्तावेज है। इसी को लेकर कुछ पुराने अदालती मामले भी हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। श्यामाचरण बनाम एसडीएम मामले में कोर्ट ने कहा था कि करेंसी नोट भी एक दस्तावेज है, और बोरियप्पा बनाम कर्नाटक राज्य केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी दस्तावेज माना गया। तो इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। ये सच में बहुत रोचक है। और भी कोई परिभाषा है जो खास तौर पर बदली गई है या महत्वपूर्ण है? हाँ, लिंग यानी जेंडर की परिभाषा। इसमें आप साफ तौर पर वह शब्द का इस्तेमाल पुरुष, स्त्री और उभयलिंगी मतलब ट्रांसजेंडर तीनों के लिए किया गया है। ये सामाजिक बदलाव को कानून में जगह देने का एक बहुत बड़ा और प्रगतिशील कदम है। और संश्रय यानी हाब का क्या मतलब है? ये शब्द अक्सर सुनने में आता है। इसका मतलब है किसी अपराधी को पकड़े जाने से बचाने के लिए उसे शरण देना, खाना पीना, हथियार या गाड़ी जैसी कोई भी मदद मुहैया कराना। लेकिन मैंने स्रोतों में इसका एक अपवाद भी देखा जो थोड़ा अजीब लगा। पति और पत्नी एक दूसरे को संश्रय देने के दोषी नहीं माने जाएंगे। हाँ, ये एक बहुत पुराना कानूनी सिद्धांत है। पर ये प्रावधान तो काफी पुराना लगता है। आज के समय में जहां पति पत्नी को दो अलग अलग कानूनी व्यक्ति माना जाता है, क्या ये अपवाद अभी भी प्रासंगिक है? क्या स्रोतों में इस पर कोई बहस या आलोचना का जिक्र है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये अपवाद इस विचार पर आधारित है कि पति पत्नी के रिश्ते की जो एक पवित्रता है उसको बचाया जाए और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर ना किया जाए। लेकिन आप सही कह रही हैं, आज के दौर में कानूनी विशेषज्ञ इस पर बहस करते हैं कि क्या ये लैंगिक समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है या क्या इसका दुरुपयोग हो सकता है। फिलहाल ये बीएनएस में मौजूद है, लेकिन ये कानूनी बहस का एक अहम मुद्दा है। एक आखिरी परिभाषा, क्षति यानी इंजरी। क्या इसका मतलब सिर्फ शारीरिक चोट है? नहीं, कानून में क्षति का अर्थ बहुत व्यापक है। इसमें 4 तरह की क्षति शामिल है: शरीर को, मन को, ख्याति यानी इज्जत को और संपत्ति को।
किसी को मानसिक रूप से परेशान करना या उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना भी कानूनी तौर पर क्षति है। यह साइबर बुलिंग जैसे आधुनिक अपराधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये नई रूल बुक सिर्फ पुराने कानून का नया कवर नहीं है, इसमें असल में नए विचार और नई परिभाषाएं हैं। क्या इसमें नए तरह के अपराधों का भी जिक्र है? बिल्कुल। एक बहुत बड़ा बदलाव यह है कि बीएनएस में पहली बार आतंकवादी कृत्य जैसे अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके शामिल किया गया है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर ज्यादा जोर है और छोटे-मोटे अपराधों के लिए सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा जैसे नए प्रावधान भी लाए गए हैं। ये न्याय को लेकर एक बदले हुए नजरिए को दिखाता है। इन सब परिभाषाओं और नियमों को लागू करने का कोई ओवरआर्चिंग सिद्धांत भी है? हाँ, और ये कानून के डिजाइन का एक बहुत ही होशियार हिस्सा है। बीएनएस कहता है कि हर परिभाषा और हर अपराध को साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शंस वाले अध्याय के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इसे आप कानून के ऊपर एक कॉमन सेंस की परत की तरह समझ सकती हैं। कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? जरूर। कानून में एक साधारण अपवाद है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा अपराध करने में सक्षम नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें सही गलत समझने की वैसी क्षमता नहीं होती। तो अगर कोई 6 साल का बच्चा किसी की दुकान से चॉकलेट उठा लेता है तो तकनीकी रूप से ये चोरी की परिभाषा में आता है, लेकिन उसे अपराधी नहीं माना जाएगा क्योंकि साधारण अपवाद वाली परत उसे बचा लेती है। ये सुनिश्चित करता है कि कानून को समझदारी से लागू किया जाए। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय न्याय संहिता सिर्फ एक नया नाम नहीं है, बल्कि ये कानून के दायरे, परिभाषाओं और अपवादों में कई महत्वपूर्ण और आधुनिक बदलाव लेकर आई है। इसकी पहुंच भारत के बाहर तक है, इसकी परिभाषाएं डिजिटल और सामाजिक सच्चाइयों को अपना रही हैं और ये न्याय के प्रति एक नए दृष्टिकोण का संकेत देती है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे दस्तावेज की परिभाषा में डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं या लिंग की परिभाषा में ट्रांसजेंडर समुदाय को मान्यता दी गई है। यह सब प्रगतिशील कदम है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। जैसे जैसे समाज और तकनीक और तेजी से बदलेंगे, कानून की इन परिभाषाओं को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हमें कितनी जल्दी और कितनी बार इन्हें अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी, और यह हमारी न्याय प्रणाली के लिए क्या नई चुनौतियां पेश करेगा।